हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर अमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है डेंगू के फैलने के कारण, और अगर ये किसी को हो जाए तो फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और कौन सी कंडीशंस में हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि एक बार किसी पर्सन को डेंगू हो जाए तो वो उसका जो एंड है वो डेथ ही है। डेंगू जो है वो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ऐसे रूपों में मिलती है, तो हमें इनके जो स्टेजेस हैं उसको अच्छे से पहचान कर इसकी बीमारी को रोकथाम करना ही हमारा सही उपाय है। अगर हम सही टाइम पर इसका सही इलाज कर पाए तो ही हम किसी पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। और कारणों की तरफ चले तो डेंगू बेसिकली 4 टाइप का होता है, और डेंगू के जो सीरोटाइप्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। इनमें से जो पहले 2 सीरोटाइप्स हैं, जो टाइप 1 एंड टाइप 2 सीरोटाइप है, वो ही इंडिया में मिलता है। 3rd और 4th सीरोटाइप इंडिया में नहीं मिलता। और ये डेंगू जो है वो एक मॉस्किटो जिसका नाम है एडीज एजिप्टी, उसके द्वारा हमारे शरीर में एंटर करता है। ये जो मॉस्किटो होता है वो इस वायरस का एक कैरियर होता है जिससे कि ये हमारे बॉडी में एंटर करता है। जब वो एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो मॉस्किटो होता है वो उसका लाइफ साइकिल जो है वो 15 दिन का होता है, यानी कि अपने बर्थ के 15वें दिन ये इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर के दायरे तक ही उड़ सकता है, उसके ज़्यादा ये ट्रैवल नहीं करता जहाँ से इसका बर्थ हुआ है। इसीलिए अगर आप अपने आसपास के 400 मीटर के एरिए को अगर आप साफ़ सुथरा रख सकते हैं तो आप डेंगू से अवश्य बच सकते हैं। जब भी ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड होकर किसी पर्सन को काटता है, यानी कि अपना ये वायरस जो इसकी मॉस्किटो में होता है वो किसी पर्सन में एंटर करता है, तो ये 4 से 10 दिन लेता है उस वायरस के असर को सामने आने में, यानी कि उस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 से 10 दिन का होता है। और ये जो मॉस्किटो होता है वो ख़ास तौर पर दिन में काटता है। इसीलिए अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को ज़रूर हिदायत दें कि वो सुबह और शाम के टाइम पूरी बॉडी को कवर करने वाले कपड़े ज़रूर पहने। डेंगू वायरस के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन जब पहली बार डेंगू से पीड़ित होता है तो वो उस टाइम उसकी जो बीमारी है वो उतनी भयानक या फैटल नहीं होती, पर इसी पर्सन को अगर जो वायरस है वो दूसरी टाइम अटैक करे, उसको दूसरी बार डेंगू हो जाए, चाहे वो 2 महीनों बाद हो जाए, 4 महीनों बाद हो, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये खतरनाक क्यों होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी पहली बार इन्फेक्शन उस पर्सन को होती है तो उसकी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस वायरस के अगेंस्ट, डेंगू की वायरस के अगेंस्ट। और दूसरी बार अगर उसको किसी डिफरेंट स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो, यानी कि डेंगू टाइप 1 से इन्फेक्शन ना होकर डेंगू टाइप 2 से इन्फेक्शन हो, तो फिर उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके साथ वायरस मिलकर एक ऐसा खतरनाक रिएक्शन करता है जिससे कि उस पर्सन का जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए जब भी एक पर्सन डेंगू से एक बार बीमार हो जाए तो उसका आगे से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसको फिर से डेंगू ना हो जाए। इसीलिए सेकेंड टाइम की जो इन्फेक्शन होती है वो फर्स्ट टाइम की इन्फेक्शन से ज़्यादा खतरनाक होती है। जो डेंगू के बुखार के जो स्टेजेस हैं वो 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। फर्स्टली तो डेंगू फीवर, उसके बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर और उसके बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर जो है वो इनिशियल फेज में होता है
जब पर्सन वायरस के से एक्सपोज होता है उसके बाद उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं और इसी प्रोसेस में उसकी बॉडी में जो है वो हाई ग्रेड फीवर आता है। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ फीवर, मायल्जिया यानी कि शरीर में दर्द होना और रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँखों के पिछली साइड में दर्द होना, ऐसे लक्षण आते हैं। जो पेशेंट होता है वो कहता है कि उसको उल्टी आने जैसा लगता है, उसका जी घबराता है, हाथों पाँव में दर्द रहता है। ऐसे जो लक्षण हैं वो डेंगू फीवर में आते हैं। पर उसके बाद अगर पर्सन की जो इन्फेक्शन है वो आगे बढ़े और जिससे कि उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो फिर वो उसमें जो हेमरेजिक फीवर के जो लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों, जब भी डेंगू वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के साथ लड़ाई करता है, जिससे कि साइटोकाइंस बनते हैं और यही साइटोकाइंस बाद में हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अगर आसान भाषा में आपको मैं बताना चाहूँ तो हमारे जो ब्लड वेसल्स, खून लेके जाने वाली जो सी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें जो ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में जो है वो ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। आपको अगर ऐसे पर्सन को एग्ज़ामिन करना हो तो आप ये बता सकते हो कि वो पर्सन कहता है कि उसके ब्लड में या उसके नाक से या उसके मुंह से जो है वो खून आने लगता है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो पर्सन डेंगू हेमरेजिक फीवर की स्टेज में चला गया है। उसके बाद भी अगर किसी पेशेंट का इलाज ना किया जाए तो ब्लड लॉस के कारण और हाई ग्रेड फीवर के कारण वो पर्सन शॉक में जा सकता है, जिससे कि हमें उस पेशेंट को एडमिट करवाना पड़ता है। अब बात सामने आती है कि हम ये कैसे डायग्नोस करें कि वो पर्सन जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर की स्टेज में चला गया है। तो उसके लिए हमें जो है पेशेंट को अच्छे से एग्ज़ामिन करना पड़ता है। हमें उसके बॉडी पे जो पैची या फिर हम कहें कि उसके छोटे छोटे से रेड कलर के पेप्यूल्स से उसकी बॉडी में दिख सकते हैं, जो कि उसकी कैपिलरीज के ब्रेकडाउन के कारण हो सकते हैं। उसके बाद वो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है या फिर उसके स्टूल के रास्ते में से खून निकल रहा है। और साथ ही साथ एक टेस्ट होता है पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट। तो इन सब चीज़ों से हम पता करवा सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में तो नहीं लैंड कर रहा। डेंगू को डायग्नोस करने के लिए प्लेटलेट सेल्स के जो एस्टिमेशन है वो तो है ही, इसके साथ ही साथ एक डेंगू को टेस्ट करने के लिए सीरोलॉजी टेस्ट भी आता है, यानी कि ब्लड सैंपल से ही हम एक और टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि भी डेंगू के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनी। इसमें अगर NS1 पॉजिटिव हो तो वो प्रीलिमिनरी स्टेज मानी जाती है डेंगू की, और अगर IgG या IgM पॉजिटिव हो तो उससे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जो डेंगू है वो पिछले कुछ टाइम से है, और जिससे कि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। IgG अगर अकेला पॉजिटिव हो तो फिर हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये पास्ट इन्फेक्शन है, और अगर IgM भी पॉजिटिव हो तो वो रीसेंट इन्फेक्शन के बारे में हमें बताता है। अब बात आती है कि भी डेंगू के पेशेंट का इलाज कैसे किया जाए। दोस्तों, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को रेस्ट की एडवाइस करनी चाहिए, और साथ ही साथ फ्लूइड थेरेपी होती है। वो पेशेंट अगर खाने की हालत में है, वो खाना पीना अपना खा सकता है, तो फिर वो बहुत सा पानी पिए, नारियल पानी या फिर ज़्यादा ऐसी चीज़ें ले, लिक्विड डाइट ले, जिससे कि वो उसके बॉडी जो हाइड्रेटेड रहे और उसके बॉडी जो इस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। और अगर वो पर्सन को किसी कारण से वो खाना नहीं खा पा रहा, या फिर उसको कुछ वॉमिटिंग्स या फिर नोज़िया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको फ्लूइड थेरेपी दी जा सकती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी
डेंगू के पेशेंट को पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसको फीवर हो रहा है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ पैरासिटामोल ही देनी होती है। उसको हम कोई हाई ग्रेड पेन किलर्स नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर्स के यूज़ से उसकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स की ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाती है। और उसके साथ ही साथ अगर पेशेंट को फीवर बार बार आ रहा है तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हो, जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है और वो पर्सन जो है वो रिलैक्स फील करता है। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस के बारे में कि ऐसे कौन से साइन होते हैं जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि जो डेंगू जो है वो कुछ सीरियस स्टेज में है। तो सबसे पहले उस पेशेंट के पेट में बहुत सीवियर दर्द होगा और उसकी वॉमिटिंग्स जो हैं वो नहीं रुकती, या फिर उसको दिन में बार बार जो है वो वॉमिटिंग्स के एपिसोड होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो उसको ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो तो भी हम ये बताएंगे कि भी उस पेशेंट की कंडीशन जो है वो सीरियस है। अगर ये ब्लीडिंग नाक से हो रही है तो भी बात सीरियस है, और अगर ये ब्लीडिंग उसके स्टूल के रास्ते से हो रही है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात होती है। वो पर्सन जो अगर बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है, लेथार्जिक है, हाई ग्रेड फीवर है, तो ऐसी कंडीशंस को भी हमें अलार्मिंग साइन ही मानना चाहिए और पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए। अगर उसकी स्किन जो है वो ठंडी पड़ गई हो, अगर उसकी बॉडी जो है बिल्कुल ठंडी है और साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर एकदम सडन फॉल कर गया हो, तो भी ये एक कंडीशन जो है वो ग्रेव कंडीशन मानी गई है। अगर वो पर्सन सांस लेने में दिक्कत कह रहा है तो भी डेंगू में ये एक ख़तरनाक साइन माना जाता है। तो इन सब कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपने अपने उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करवाना है, आपको उसको घर पे ट्रीटमेंट नहीं देना। तो दोस्तों ये सब बातें थी डेंगू के बारे में कि डेंगू अगर किसी को हो जाए तो उसको कैसे रोका जा सकता है और इसके बारे में कौन कौन से मिथ्स थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझावों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।